सवा साल के आसपास चला पाए, फिर जी। सडनली बाकी सारे लोग मेरे खिलाफ थे जी। कि ये घाटे का सौदा है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। और डिसीजन तो ले लिया, जी। लेकिन उसको राइट है या रॉन्ग है, थोड़ा-सा इंटरवल में ही आप जज कर सकते हैं। 6 पेड़ लगा दिया, जी। वो धीरे-धीरे समय के अनुसार बड़ा होकर के फल देने लगेगा। कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 3 साल पहले किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो युवा हैं टेलीकॉम में इंजीनियर थे, तो क्या सोच करके जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए, और बीच में इनको डेयरी फार्म जो है बंद करना पड़ा। तो क्या रीजन हुआ कि इनको डेयरी फार्म जो है बंद करना पड़ा, पुनः जो है इसको 1 साल पहले जो है रीस्टार्ट किए। तो क्या सोच करके पुनः जो है दोबारा जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए, और इनका दूध जो है कहाँ पर सेल होता है, गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, और इनको किस तरह का फीड देते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। मेरा एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हेलो, हरे कृष्णा। मेरा नाम रमेश कुमार यादव है जी। और मैं पेशे से एक टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ जी। और मुझे कुछ 22 साल हो गए जॉब में अभी तक। और साथ-साथ में हमने ये 3 साढ़े 3 साल पहले जब कोरोना का फर्स्ट फेज़ था, जी। जी। उस समय ये गौशाला की शुरुआत की 2020 मार्च के आसपास। जी। जी। और करीब-करीब हम इसको सवा साल के आसपास चला पाए, फिर जी। सडनली इसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया। फिर से इसे दोबारा शुरू किया गया 7 महीने के अंतराल 2022 जनवरी के आसपास। और अभी ये सक्सेसफुली हम इसको करीब-करीब 1.5 साल से फिर चला रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए इस फार्म को एस्टैब्लिश हुए और करीब-करीब हम यहाँ से 200 कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं एंटायर पटना में। सारा एरिया हम करीब-करीब कवर कर रहे हैं, पटना का प्राइम एरिया हो गया। एक इंजीनियर को इस डेयरी सेक्टर में आना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, तो कैसे आप इस क्षेत्र में आए सर? हाँ, ये बहुत सही सवाल है और बहुत की सवाल है एक्चुअली। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कोई कॉर्पोरेट का करियर जो मतलब उसको बहुत अच्छी लेविश लाइफ़ देता है और एक अच्छा डेकोरम देता है, व्हाइट कॉलर जॉब देता है, उस डिसिप्लिन से आकर के, उस एनवायरनमेंट से आकर के आप जब गायों के बीच में रहते हैं, तो ये डेफ़िनेटली 2 नदी के किनारे हैं एक्चुअली। मतलब पूरा का पूरा एक्सट्रीम है जो हम कल्पना नहीं कर सकते इसकी। लेकिन एक हमारी दीक्षा हो रखी है और गुरु महाराज की कृपा से उस तरह से आशीर्वाद था कि ये गौशाला का निर्माण हुआ। और हम आज देख रहे हैं कि सिर्फ़ जो आदमी आज इसकी दौड़ में लगा हुआ है, पैसा कमाने का हो गया या फिर देखा-देखी में कि हमें मतलब भाग-दौड़ की जो लाइफ़ है, उससे बाहर निकल कर के एक अगर कोई अलग स्थान हो सकता है, जहाँ पे आदमी अपने आप को रियलाइज़ेशन जो होती है, मतलब कि हम सिर्फ़ भाग-दौड़ की ज़िंदगी ही जी सकते हैं या उससे अलग भी कुछ एक अलग पैमाना हो सकता है लाइफ़ अच्छे से लीड करने का। तो गायों के बीच में आपको बड़ी सुख, शांति और एक संतुष्टि का अनुभव होता है। वो आप कहीं दूसरी जगह नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो इसका दूध आपको सेवन करने के लिए मिलेगा, ख़ास करके देसी गायों, वो अमृत तुल्य है। तो आपके के व्यवहार में, आपके सेहत में, आपका जो मेंटल कॉन्शियसनेस होता है, वो ऑल राउंड पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाता है इसमें। तो घर वाले भी मना किए होंगे कि आप इस सेक्टर में कहाँ जा रहे हैं, कोई दूसरा व्यवसाय कर लीजिए या जी, पुनः जो है आप जॉब में चले जाइए। हाँ, हाँ, हाँ। इस तरह की सामना। ये प्रश्न था और मैं अकेला था जो घर में ये करना चाहता था, बाकी सारे लोग मेरे खिलाफ थे। जी। कि ये घाटे का सौदा है, इसमें टाइम वेस्ट होगा जी। और इसमें बहुत चैलेंज होगा आपको और आपको कोई अनुभव नहीं है इसका। आप जी। 20-22 साल पहले कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं। जी। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। और ये कहीं न कहीं मुझे भी इस चीज़ का पूरा अंडरस्टैंडिंग था, इस चीज़ का मालूम था कि इतना आसान ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम गौशाला देख रहे थे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ जब मैं देखता था कि कौन कर रहा है, तो कहीं न कहीं किसान लोग ही इस चीज़ को कर रहे थे। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई वकील, कोई इस तरह का आदमी नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके वो परंपरा से चला रहा है। बाप-दादा ने किया, फिर अगली पीढ़ी ने किया, फिर इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास ऑन होकर के चला रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कहीं से भी आकर के ये शुरू कर लिया। तो ये एक चैलेंज था कि हम इसमें स्टेबिलिटी कैसे लेकर के आ पाएँगे। तो भ्रमण से थोड़ा-सा हमारा जो इंटरेस्ट था इसमें, सबसे बड़ा फैक्टर है गाय खरीदना। जो गाय खरीदने का मामला है, वो आदमी पहले इस चीज़ को प्रेरणा लेता है यूट्यूब के ज़रिए या किसी से सुन करके या फिर इधर-उधर एडवर्टाइज़मेंट वगैरह देख करके या मेले वगैरह में
जानकारी लेकर के आता है कि हाँ इस तरह से है, ऐसे है। जी तो इस वजह से जानकारी के अभाव में एक्चुअली, और कुछ जो लोग हैं जो ऑनलाइन गाय सप्लाई करते हैं या सिर्फ आपको मतलब एक यूट्यूब के ज़रिए कुछ जानकारी देंगे, और वो जानकारी वहाँ पे जो बताई जाती है और जो ग्राउंड पे जानकारी वो जी बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको हो सकता है कि जो गाय के बारे में ब्यौरा बता रहे हो कि ये जी गाय आपके पास आने वाली है, वो जी गाय ना आकर के कोई दूसरी गाय आ जाएगी जी जी और वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो जी मैं किसी को भी ये सलाह नहीं देता कि ऑनलाइन ले। जी जहाँ पे भी किसी को करना है तो वो गाय जहाँ अवेलेबल है वहाँ जाए, किसान के पास है या फिर किसी फार्म में है, किसी ब्रीडर के पास है, वहाँ जाकर के खुद देखे, 2 टाइम उसका 3 टाइम दूध देखेगा, फिर उसको लेकर के आना है। अब जी बात रहती है कि बिहार जैसी जगह में देसी गौपालन नगण्य है, तो जी यहाँ हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम कहाँ से लेकर के आएँ ये। तो हमें लगता है कि चलो भई हरियाणा, पंजाब से हम इसको लेकर के आ सकते हैं, गुजरात से लेकर के आते हैं। तो जी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और जानकारी और आपका व्यवहार जो जिस तरह का रहता है, आप दूसरी जगह, नई जगह पे जाते हैं, तो लोग हो सकता है कि आपसे चीटिंग कर लें। जी इसीलिए आप पहले 6 महीने, 3 महीने बिल्कुल आपको भ्रमण करना है, और जो लोग कर रहे हैं उनके संपर्क में आकर के फिर निर्णय लेना है। जी ऑनलाइन कभी ना जाएँ, जगह पे जाएँ और वहाँ से खरीदें। स्टार्टिंग में हमारे पास 9 गाय आई थी। 9 गाय हाँ, आई थी। हाँ। फिर उसके बाद हमने कुछ लोकल्स भी लिया, जी फिर जी उसके बाद 2 लॉट और मँगाए हमने, जी 5-5 गाय के। तो हमें जो अनुभव यही रहा है कि गाय बाहर से लेना या ऑनलाइन के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए गाय लेना बहुत अच्छा नहीं है। हो जी सकता है कि मैं उसमें बहुत सही नहीं हूँ, लेकिन अभी तक का यही अनुभव है, और जितनी जानकारी बताई जा रही है और जो रियलिटी में जानकारी है, दोनों जी में जी बहुत फ़र्क हो जाता है जी एक्चुअली। जी तो मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि लोग जाएँ, ज़मीन पे जुड़ाव कर कर के जी देखें कि गाय किस तरह से है, उसका कैसे हाव-भाव है, किस तरह से वो बिहेव कर रही है, तभी जा कर के वो खरीदें। और जी देसी गौपालन में सबसे ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से उसको रख-रखाव किया जा रहा है। बहुत जगह पे है कि वो खुले में रहती है, जी जी और हम यहाँ पे उसको दूसरा एनवायरनमेंट देंगे तो वो परफॉर्मेंस में उसका पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा। मार्केट कैसे पकड़े? बिल्कुल। और 30 और 35 रुपया लीटर दूध देसी गाय का बेच करके, और देसी गाय का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इसका जब मार्केट किया तो इसके हमने प्रॉपर्टीज़ बताई कि ये इसमें विटामिन्स क्या हैं, किस तरह के प्रोटीन्स हैं, और किस तरह का हमें लाभ मिलता है इसको ग्रहण करने से। जी जी तब हमने इसको मार्केट किया, लोगों तक डोर टू डोर गए, हम सैंपल्स दिए, और वो लोग संतुष्ट हुए। फिर धीरे-धीरे ये हमें लगा कुछ 2 महीने का टाइम, जब हम 100 लीटर के आसपास दूध जी का वितरण करना शुरू कर चुके। तो क्या रेट मिला सर उस समय? हमें 100 रुपए का रेट मिला था शुरू में, शुरू में और 100 रुपया मिल गया? हाँ, हाँ, शुरू में 100 रुपए का रेट मिला। तो लोग तो पहले आनाकानी कर हाँ, रहे हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, उनको लगा कि दूध इतना महँगा क्यों हो सकता है। जी मैंने कहा जिस तरह से चावल अलग-अलग होता है, एक चावल का रेट 30 रुपए भी है और एक 150 रुपए भी होता है। जी तो चावल में भी फ़र्क होता है, वैसे भी दूध अलग होता है, सारे जी दूध जी एक नहीं हो सकते। जी जी इस तरह से लोगों को सैंपल दे करके उनको संतुष्ट करवाया। जब जी वो खुद अपने आप इस चीज़ को ग्रहण करके, मतलब कंज़्यूम करके जब वो संतुष्ट हो गए, जी तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये दूध अलग है बाकी दूध से, इसीलिए हमें रेट में कोई फिर धीरे-धीरे जी। प्रॉब्लम नहीं आई और हमें मिलता गया वो तो क्या मार्केट। कारण हुआ सर कि आपको डेयरी जो है बंद करना हाँ, पड़ा? एक्चुअली कोरोना का जब बहुत महामारी जो आया था लहर, जी सेकंड लहर, मई 2000 मेरे ख्याल से 21 था। जी उस समय तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पहला ये भी रहा, जी और कुछ जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे थे, उन लोगों की भी तबीयत ख़राब हो गई, हाँ और जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया गया हाँ एक्चुअली कि हाँ हम इसको अब शायद बहुत सस्टेन नहीं कर पाएँगे। जी जी 1 आदमी की ज़रूरत है तो आपको 2 आदमी रखने पड़ेंगे जी यहाँ पे। जी अगर 2 की ज़रूरत है तो 3 आदमी, 1 हमेशा एक्स्ट्रा रखिए आप, जी ताकि आपके पास एक लिवरेज होगा कि जी मतलब आप थोड़ा-सा ये देख पाएँगे कि किस तरह से हम वर्कलोड को शिफ्ट कर सकें। जी जी और उस समय क्या किया कि मैं भी शायद पूरा का पूरा डिलीवरी भी देख रहा था, यहाँ का सारा ऑपरेशंस भी देख रहा था। जी उसके बाद हमारे जो गौपालक थे वो गौशाला में खाना और दूध निकालने का काम कर रहे थे, जी क्योंकि जी डिलीवरी मैंने अपने ऊपर ली हुई थी। जी तब जी फिर हमने डेडिकेट कर दिया कि डिलीवरी हम नहीं कर सकते, हाँ हमें एक 2 स्टाफ रखने पड़ेंगे, ताकि वर्कलोड मेरे पास थोड़ा-सा कम रहे और जी मैं अपनी सेहत पे भी ध्यान दे सकूँ, और एंड टू एंड पूरा गौशाला का मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और जो भी उसके माइन्यूट मैनेजमेंट में आती हैं सारी चीज़ें, जी जी उसका मैं ख्याल रख सकूँ, ताकि मैं रिस्क से बचा रहूँ। तो उस समय सारी गाय हटाना पड़ा? सारी गाय एकाएक 2 या 3 दिन के अंतराल में हट गई। हाँ हमने अपने गाँव वालों को बुलाया, हमने रिश्तेदारों को औने बुलाया। पौने दाम में भी? हाँ, हाँ, उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं हुआ। तो ऐसा लगा कि बस ये कितना किसी नुकसान किसी लगभग? खूँटे पे चली जाए, इनका
कहीं सेवा हो जाए। कितना लगभग नुकसान हुआ? नुकसान मुझे करीब उस समय 20 से 25 लाख का 20 नुकसान। से 25 लाख रुपया नुकसान हाँ, हुआ। हाँ, टोटल। दोबारा जब स्टार्ट किए सर तो घर वाले एकदम जो है विरोध करने के लिए खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा विरोध था और किसी को बताया भी नहीं हमने घर में। और ये धीरे-धीरे मतलब किसी तरह से फार्म तो हमारा सारा एस्टेब्लिश ही था। यहाँ पे गाय को सिर्फ लाना था, सारी व्यवस्था थी यहाँ पे। तो 2 गाय हमने, क्योंकि हमें बड़ा दिक्कत हो रहा था दूध के लिए। हम जहाँ से भी दूध ले रहे थे तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे उस दूध से। तो इस वजह से जो टेस्ट एक बार हमने कर लिया, अगर कोई इंसान एक बार हायर टेस्ट में चला जाता है तो वो लोअर टेस्ट पे कभी सेटल नहीं हो सकता। ये एक प्रिंसिपल है लाइफ का। अगर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, आपको फिर एक ऐसी चीज़ दी जाती है जो उसके मुताबिक टेस्ट में उतना अच्छा नहीं है या उससे नीचे ग्रेड का है, तो आप उस पर सेटल नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ये चैलेंज था कि भाई दूध कहाँ से मिलेगा। तो फिर हमें कहीं ना कहीं से फिर ये दोबारा से शुरू करना पड़ा। जब 2 गाय आई फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। और भगवान की कृपा से अभी हमारे पास 22 गाय हैं टोटल। 22 बुल, हाँ, एक बुल भी है और 7 हेफर्स हैं जो अभी हम तैयार कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट अब ये फार्म जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में है, जहाँ पे हमारी खुद के बच्चे अब मिल्किंग में आने शुरू हो जाएंगे 1 साल के बाद, 1.5 साल। तो आपको क्या लग रहा है सर कि डेयरी फार्म कर दोबारा जब आप रीस्टार्ट किए तो आपको लगा कि ये डिसीजन लेकर के हम सही काम किए हैं या गलत काम? हाँ, ये जो डिसीजन है ये बहुत डाइसी है। मतलब एक दिन का आप इसमें वो नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली आपको ये थोड़ा टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, कि आपने डिसीजन तो ले लिया लेकिन उसको राइट है या रॉन्ग है थोड़ा सा इंटरवल में ही आप जज कर सकते हैं। 6 महीना, 2 साल, इस तरह से मिनिमम एक टाइम होता है। कम से कम 2 से 3 साल का टाइम चाहिए जहाँ आप इस चीज़ को साबित कर पाएंगे कि ये डिसीजन ठीक था या गलत था। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिसीजन ठीक था, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर्स का लाइन लगा हुआ है और हम दूध नहीं दे पाते। लोगों में इस दूध का बड़ा क्रेज़ है, लोगों में इस दूध की बड़ी डिमांड है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि जी आप जो दूध अभी दे रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार भी मांग रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स में हैं वो हमारे घर आए, उन्होंने इस दूध का चाय या फिर इस दूध को किसी फॉर्म में ग्रहण किया, दही या, तो उनको टेस्ट अच्छा लगा। तो इस वजह से ये माउथ मार्केटिंग भी बहुत होती है इस दूध की। तो क्या अभी रेट मिल जा रहा है? अभी सर हम 125 के आसपास इसको सेल कर रहे हैं और दूर दराज के इलाके में 150 भी जाता है। अब आते हैं खाने की बात करते हैं सर। तो खाने में इन लोगों को क्या क्या देते हैं? खाने में हमने पूरा का पूरा इन हाउस बनाया हुआ है, सारा का सारा। हम कोई भी पशु आहार बाहर से सोर्स नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमने इस चीज़ को व्यवहार में लिया लेकिन हम रिजल्ट अच्छा नहीं पा रहे थे। दूध तो कहीं उसका मिल जा रहा है, लेकिन दूसरा ये है कि गाय का जो हेल्थ है और ख़ास करके प्रजनन जो उसका सिस्टम है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आप बढ़िया से खुद ही क्रश करवाइए सारा दाना, सारा बाटा जो बोलते हैं। उसमें खल्ली हो गया, आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बेसन हो गया, गुड़ है, थोड़ा सा नमक दीजिए। तो सबका एक दलिया बड़े में आप बनाते हैं। हाँ, गोईठे में बना करके हम इनको देते हैं और चोकर का इस्तेमाल करते हैं। चोकर से क्या है कि फाइबर मेंटेन रहता है। हाँ। तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? अभी हम जो 10 किलो दूध दे रही है उसको एक टाइम पे 3 किलो के आसपास हम ये दलिया देते हैं और ऊपर से 1 किलो चोकर हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 किलो के आसपास इनको फीड चला जाता है। हरा चारा इनको मौसमी मिलता है, जैसे कि अभी बरसात का टाइम है तो डांट है जो कट करके इनको मिक्स करके हम खिलाते हैं, और बरसिम के टाइम पे बरसिम खिलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशंस है एक्चुअली जहाँ पे हमें काम करना है। और हमेशा हरा चारा और सूखा चारा दोनों आपका अगर अवेलेबल होगा तो गाय को कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ज़्यादा। तो हरा चारा जिस समय नहीं मिलता है सर उस समय दूध में क्या अंतर पड़ता है? दूध थोड़ा डिप करता है, ऑलमोस्ट 15% से 20% डिप हो जाता है सभी गाय का। यानी कि डेयरी फार्म में गायों के लिए हरा चारा अमृत, हम मतलब रामबाण है। अगर हरा चारा मिलेगा तो बहुत सारा उसका र्यूमिनाइजेशन अपने आप ही सिंक्रोनाइज रहेगा, उसमें बैलेंसिंग रहेगी। और हम ज़्यादा अगर दाना दे देते हैं और ये क्या कहते हैं उनको फाइबर नहीं दे पाते हैं, जैसे कि ये सूखा चारा हो गया और हरा चारा हो गया, ये मेनली जुगाली का सोर्स है। अगर वो जुगाली ही नहीं कर पाएगी तो फिर उसका र्यूमन मेंटेन नहीं रहेगा और गाय की सेहत खराब हो जाएगी, दूध का टेस्ट भी आपका ठीक नहीं रहेगा। उसको हमें अलाउ करना चाहिए कि कितना वो जुगाली कर पाती है, पागुर कर पाती है। वो सिर्फ हरा चारा और सूखे चारे से ही होगा, दाने से कभी जुगाली नहीं होगी। तो दूध को कैसे सर मेंटेन करके रखते हैं?
कि सभी गाय एक साथ दूध देती है या सभी गाय एक साथ ड्राई करती है, कैसे साइकिल नहीं, बनाया है? हमारे पास साइकिल है एक्चुअली। अभी टोटल 25 के हर्ड साइज में हमारे पास 12 गाय जो है वो ड्राई फेज में है, जी, जी। 13 गाय मिल्किंग में है। हाँ, तो एक्चुअली इसमें आप कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं कर सकते, क्योंकि गाय का एक अपना बिहेवियर होता है। जी, जी। जब वो हीट में आती है तो कभी कभी वो फर्स्ट टाइम में ही कंसीव कर जाती है, कभी उसको रिपीट करके 3-4 महीने लग जाते हैं, तो ये हाँ। साइकिल गड़बड़ा जाता है जी, एक्चुअली, जी। और आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पे बहुत माइन्यूटली काम करेंगे, हाँ। उसके न्यूट्रिशन लेवल पे काम करेंगे, उसको उसके रखरखाव में हो गया और मिनरल मिक्सचर वगैरह का सेवन करवाते हाँ, रहेंगे, तो इस चीज़ को बहुत मिनिमाइज किया जा जी, सकता जी। है। अपना बुल जो सहदेव है जी। उसके बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, और उसकी फादर और मदर का रिकॉर्ड 20 लीटर का है। जी, जी। और हम ये पाकिस्तान, जो ओरिजिनली साहिवाल एक जगह है पाकिस्तान में, हाँ, हाँ। वहाँ की नस्ल का बुल हमने रखा हुआ है। क्योंकि जब हम गाय लेने जाते हैं आज की डेट में, तो साहिवाल कोई देना नहीं चाहता है, ओरिजिनलिटी जो जी, जी, साहिवाल जी। की है, कहीं ना कहीं मिक्स और मिलावट वाली गाय हमें मिल पाती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब अगर ब्रीड पे हम काम करेंगे, तो हमारे पास वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स होगा, जी, जो जी। आगे चल करके उसको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रोग क्षमता भी अच्छी रहेगी जी, जी, अगर जी। ब्रीड अच्छा है, और टाइमली आपका कंसीव भी होगा। जी। तो आपका फार्म पूरा, सिर्फ दूध से आपका फार्म नहीं चल सकता, जी, वो जी। तो सिर्फ आपका डे इन डे आउट जो खर्चा है जी, वही जी। निकल पाएगा। जब तक आप अपने फार्म पे हेफर्स तैयार नहीं करेंगे, जी, जी। बछड़ियाँ तैयार नहीं करेंगे, हाँ। तब आपका इसमें वो नहीं कर सकते हैं आप इसको, बहुत बचत नहीं हो पाएगा, लंबे केवल टाइम तक नहीं ले जा सकते। जी, जी। ये एक तरह से कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग जैसे होता है कि मतलब हमने एक पेड़ लगा दिया, जी। वो धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ा होकर के फल देने लगेगा। जी। तो आप अगर साल भर में अगर 10 से 15 बच्चे तैयार कर लेते हैं, तो हाँ। वो एक तरह से आपका करीब करीब 20 लाख का फिक्स डिपॉजिट होगा। जी, जी, जी। वो आने वाले टाइम में 3 साल में, 2.5 साल में जब वो गाय बनेगी, तो कोई भी 1.25 लाख से कम की नहीं होगी। जी। और हम चाहते हैं कि जो भी बिहार वासी है, जी। वो अगर उसको किसी तरह की जानकारी चाहिए, जी। खास करके साहिवाल और गिर में, हुँ। तो हम ये चाहेंगे कि वो इस फार्म को विजिट कर सकते हैं और जी। यहाँ आकर के देख सकते हैं हाँ। कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं ब्रीड पर, हाँ, और हाँ। वो भी इस चीज़ का अनुसरण करके आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जी, क्योंकि जी। अगर हम सिर्फ एचएफ और जर्सी पे ही सिर्फ काम करते जाएंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी जो भारत मूलतः की जो गाय है, जी, जो जी। देसी नस्लों की गाय है और बहुत अच्छी गाय है, जी। ये बहुत हिल मिल करके रहती है, और इसके रहने से वातावरण पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता जी। है। तो इस चीज़ को हमें नोट करना है कि सिर्फ हम दूध पे ही फोकस ना करें। इनका दूध उतना नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि मतलब आप इसमें सस्टेनेबिलिटी लेकर के नहीं आए। अगर 15-16 लीटर कोई देसी गाय दूध कर रही है, जी। तो वो 40-45 लीटर के बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग आपकी ज़्यादा है, जी, जी। और इसमें रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। इसको जल्दी मैस्टाइटिस नहीं होगा, इसको किसी तरह का जाड़ा बुखार जल्दी नहीं होता है। जी, जी। तो इन लोगों में बीमारियाँ कौन-कौन सी होता है सर? इनमें जनरली जो बीमारी है, जो एक ये क्या कहते हैं, समय-समय पर आपदा आती है, जैसे कि खुरपका हो गया, हाँ। और ये मुंहपका। लंपी हो गया, इस तरह की डिजीज़ आती है, तो इनको भी प्रभावित करती है। जी, जी। और मोर और लेस बाकी किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं है। डिवॉर्मिंग हर 3 महीने पे इसको एल्बेंडाजॉल जी। दिया जाता है, और कभी-कभी हम नीम के पत्ते भी खिला देते हैं। जी, जी। और एक आयुर्वेदिक पीआरएफ गोल्ड है, जी। जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप उसको भी चलवाते हैं, तो डिवॉर्मिंग आपकी बैलेंसिंग रहेगी। जी, जी। गाय 1.5 महीना जनने का टाइम बचा हुआ है, जी। तब से आपको उसको फोकस करना पड़ेगा, उसके आहार में चेंज करना पड़ेगा। जी। उसको आप कैल्शियम, उसको आप थोड़ा-सा प्रोटीन बढ़ा करके जी। आपको देना पड़ेगा, ताकि वो जब बच्चा दे, जब जी। उसकी काविंग हो, तो वो इस स्टेज में रहे, इस लेवल पे रहे, ताकि आप उससे अच्छा दूध उत्पादन ले सकें। जी। अब अगर उसमें पहले से ही कैल्शियम और इसकी मात्रा नहीं बन पाएगी, तो जी, फिर जी। आप उससे दूध ऑब्टेन करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। हमारे पास 18 लीटर से शुरुआत है, जी। जो मतलब सबसे हाईएस्ट पे है, और मिनिमम हमारे पास 11 लीटर 11 लीटर से 18 लीटर 18 दूध देने लीटर। वाली आपके पास साहिवाल गाय है। साहिवाल गाय। तो इन फ्यूचर ब्रीड पर भी कार्य करना है। हाँ, ब्रीड पे हमारा काम चल रहा है, और हमारा खुद का जो बुल का बच्चा है, वो जी। 1.5 महीने में आने वाला है। जी, तब जी। आप आएंगे अगले विजिट में, मे जी। बी 6 महीने या 3 महीने, तो देखेंगे कि किस तरह से हमने बच्चे तैयार किए हैं। जो पूरा 12 कट्ठे का फार्म है, जी। और इसमें हमने करीब सिर्फ 15% जो एरिया है वो इसको दिया हुआ है जी। शेड को। जी। बाकी ओपन एरिया रखा हुआ है, ताकि इसमें गाय भ्रमण कर सके। जी, जी। अभी उस शेड की लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? शेड की ये जो शेड जिसमें हम बैठे हैं, हाँ, इसका? इस शेड की करीब लंबाई है
80 और चौड़ाई इसकी है 25। और वो वाला सेट सर जो है वो जिधर बच्चे हैं हाँ। काफ्स हैं, उसका लंबाई है 30 और 15 फीट उसकी चौड़ाई। जी जी। तो और इधर खुला स्पेस है। यहाँ खुला स्पेस है, आगे एक्सपेंशन के लिए हमने ये छोड़ा हुआ है जी स्पेस। जी। कि आप साहिवाल का ही चयन क्यों किए सर? साहिवाल का चयन करने का मेन मकसद है, ये जो गाय है ये मूलतः पंजाब की गाय है जी। और पाकिस्तान बॉर्डर पे, जैसे फाजिल्का हो गया, हाँ, हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद श्रीगंगानगर हो गया। तो इस इलाके में जो तापमान है और जो हमारा बिहार का तापमान है करीब करीब सेम है, जाड़ा और सर्दी। तो इस वजह से ये गाय अडेप्ट हो जाती है। और गिर में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि वो सर्दी में थोड़ा सा बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस बहुत डिप हो जाता है, क्योंकि सर्दी पड़ती नहीं गुजरात में और इसको ज़्यादा भ्रमण करना पड़ता है। और साहिवाल अगर आप भ्रमण नहीं भी करवा पा रहे हैं तो भी आपके पास बहुत आराम से रहेगी और बहुत डोसाइल है, ज़्यादा मारती नहीं है, एकदम हिल जुल करके रहती है। आपको पहचानने लगेगी 5 दिन के अंदर ही, जब गाय आती है तो आपको पहचानना शुरू कर देती है। जी जी। आपके हाव भाव से पता चल जाएगा कि भाई इसका खाने का टाइम हो गया है। आप गाय को देख करके ये बता सकते हैं कि ये पानी मांग रही है कि खाना मांग रही है, कि किस तरह से ये सारे के सारे अपने फेस पे उस तरह का भाव देती है जो आप पढ़ सकते हैं। और जर्सी फ्रीजियन में वो भाव नहीं मिल पाता एक्चुअली, वो आई कॉन्टैक्ट करती है। आई कॉन्टैक्ट से बताती है कि किस तरह से कब क्या चीज़ इसको प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज़ की क्या डिमांड कर रही है। तो कितने महीने तक दूध देती है सर बच्चा देने के बाद? ये जब बच्चा दिया तो करीब करीब 7 से 8 महीने इसका लैक्टेशन पीरियड रहता है, क्योंकि अगर उसमें वो कंसीव कर जाती है, जब कंसीव करने का 6 महीना होता है तब ये ड्राई होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा देगी तो करीब पहला जो हीट है वो आपका 21 को पहले ही 21 में भी आ जाता है, अगर गाय में पूरी न्यूट्रिशन की मात्रा आपकी सारी अवेलेबल है। बट नेक्स्ट जो 21st का साइकिल है, जो पहला छोड़ करके, मतलब 42 डेज में हीट में जनरली ये आ ही जाती है। रिपीट की समस्या होती है कि रिपीट की भी समस्या है इसमें। रिपीट HF गायों जैसा ही है या कम है? हाँ, इसमें रिपीट की समस्या थोड़ी कम है, लेकिन आपको बुल रखना बहुत जरूरी है। जी जी। बुल रखने से ये होता है कि इन गायों में एक वातावरण का, और ये मतलब बहुत ही चेतना टाइप की गाय होती है, मतलब सब चीज़ को समझती है, भावुक गाय होती है बहुत। तो इस वजह से कहीं ना कहीं AI जब हम करते हैं तो गाय की इच्छा के अनुकूल नहीं है वो चीज़ है। इसी वजह से कभी ये कंसीव करने में प्रॉब्लम कर जाती है। अगर बुल रहता है तो ये कंसीव के ज़्यादा इसमें वो है। और AI का 30% ही कंसेप्शन रेट है। दिव्य ज्योति संस्थान का है, कामधेनु गौशाला का, साहिवाल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चिन्मयानंद जी। तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, सीमेन अपने पास रख सकते हैं और वही सीमेन लगवाएं, और सॉर्टेड सीमेन लगवाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो नंदी हैं उनकी ज़्यादा उपयोगिता रह नहीं गई है। अगर आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 नंदी तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपने ब्रीड करवाया और आपके पास एक ही शॉट में 10 नंदी आ गए, तो उनका उपयोगिता नहीं रह पाएगा। इसीलिए शॉर्टेड सीमेन पे जाएं और जितनी टेक्नोलॉजी है उसको आप डेयरी में यूज़ कीजिए। तो 3 साल हो गया सर, एक अंतिम सवाल रहेगा कि 3 साल हो गया, कभी आपके मन में ऐसा नहीं लगता है कि हम ये डिसीजन लेकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा कभी मन में भाव आता है कि भाई आज इतना मिल्क ऑब्टेन्ड होना था, किसी न किसी वजह से गाय का मन नहीं किया या और कोई कारण रह गया, कभी हेल्थ के भी चैलेंज आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो लगता है कि आज तो इतना मिल्क होना था लेकिन आज इतना मिल्क नहीं हुआ, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? तब ये डाउट आता है मन में। लेकिन जब हम अपने आप को लंबे समय में इस चीज़ को अलाउ करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स के बीच में अपने आप को धकेलते हैं, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर दूध हम लगा रहे हैं तो कभी भी 100% ना लगाएं, हमेशा कुछ बफर रखें अपने पास। 85% ही डिलीवरी में जाना चाहिए, ताकि आपको ये कुशन रहेगा कि किसी दिन किसी गाय ने कम कर दिया तो आपका कस्टमर सफ़र नहीं होना चाहिए। क्योंकि दूध एक ऐसा चीज़ है जिससे आदमी अपने आप को ट्यून कर लेता है और वो उसके दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाता है। जैसे बच्चे को देना है तो दूध के बिना वो और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। अगर हम दूध दे रहे हैं तो दूध उसको उस टाइम पे उस अंतराल में चाहिए ही चाहिए। वो एक तरह का फीड सब वो है उसके लिए, फुटर है। और वयस्क के लिए भी अगर कोई दूध के आदी हैं तो उनको व्यवहार में आ जाने के बाद अगर दूध मिस होता है तो थोड़ा सा एक गौशाला के लिए और आपकी जो डेयरी है उसके लिए एक थोड़ा सा इमेज जो है, मार्केटिंग डेंट लग जाता है। इसीलिए हमेशा 85% डिस्ट्रीब्यूशन में दें और कुछ दूध रखें, उसका दही वगैरह बना करके आप घी बना लीजिए।
तो दूध कैसे बोतलिंग में पैक करते हैं? बॉटल में हम सील करके अपना एक ब्रांड जो हमारा स्टिकर है हाँ, उसको हम लगा करके देते हैं लोगों को। जी, और हमारी डिलीवरी करीब करीब मैक्सिमम 9:30 10 ओ क्लॉक तक सबको मॉर्निंग में चली जाती है। तो नेचुरल मिल्क आया हाँ, तो उसको ताज़ा दूध को हमने पैक किया और हाँ, जल्दी से जल्दी कस्टमर को पहुंचा देते हैं। जी, और ऐसा ही शाम को करना पड़ता है जी, और शाम की डिलीवरी करीब करीब हमारी 8:30 तक ओवर हो जाती है और जी। सवेरे 10 ओ क्लॉक तक ओवर हो जाती है। तो कितने वर्कर रखे हुए हैं सर? अभी टोटल 5 स्टाफ है जी, और सब लोगों को मतलब हमने कंपनी के गाइडलाइंस में रखा हुआ है। जी, और मतलब एक ऐसा नहीं है कि किसी से कोई हल्की फुल्की गलती हो गई या कुछ हो गया तो हम मौका देते हैं। एक्चुअली जी, हमसे भी गलती होती है, तो एक तरह का ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को और सभी कस्टमर्स को एक जो प्रोटोकॉल होता है कि हाँ, क्वालिटी से किसी तरह से समझौता नहीं करना है। हाँ, कोई भी जो हमारा स्टाफ है उसके साथ कोई किसी तरह से चीटिंग ना हो। जी। मान लीजिए कि उसका वेतन हो गया या फिर और भी बेनिफिट्स हैं, उसको सारे के सारे हम अवेल करवाते हैं। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर।